नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी अगली वीडियो में, जिसमें आज हम बात करेंगे स्टबल बर्निंग के बारे में। जहां एक तरफ अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है, उसके साथ साथ एक ठंड की आहट भी आ गई है और दशहरा और दिवाली जैसे त्योहारों का भी आगमन होने वाला है। जहां एक तरफ हर्ष और उल्लास का माहौल है, वहीं अगर आप देखेंगे तो इस सर्दी के मौसम में एक जो बीमारी जो हमें कई सालों से परेशान कर रही है, वो है प्रदूषण की बीमारी। जहाँ एक तरफ इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है ही, जो कई सालों से चल रहा है। जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है, वो तो प्रदूषण को के लेवल को बढ़ा ही रहा है। उसके साथ साथ जो स्टबल बर्निंग, जो फसल जलाई जाती है आसपास के जो राज्य हैं, पंजाब हरियाणा जैसे राज्यों में, उससे वो प्रदूषण का लेवल बिल्कुल दुगना हो जाता है। इनफैक्ट 450-500 तक भी चला जाता है, हैजार्डस स्टेटस तक भी चला जाता है। और इस साल थोड़ा सा ये जो बीमारी है, इसको हमें बहुत ही ज़्यादा सतर्कता से लेना चाहिए, क्योंकि एक तरफ प्रदूषण जो साल दर साल परेशान करता है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप चल ही रहा है। आप देखते होंगे रोज़ के 1000-1500 और अब तक हिंदुस्तान में लाखों लोग मर चुके हैं इस बीमारी से। और ये बीमारी हमारे जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, उस पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। और वहीं प्रदूषण का स्तर जैसे ही बढ़ता है, वो भी हमारे लंग्स पे, हमारी सांस लेने की जो शक्ति है, उस पर भी इम्पैक्ट डालता है। तो ये जो दोहरी जो हमारे शरीर पे जो मार पड़ेगी, जहाँ एक तरफ कोरोना, वहाँ एक तरफ प्रदूषण का हैजार्डस लेवल, ये एक बहुत ही विकराल रूप ले सकता है अगर इस पे जल्दी से जल्दी हमने कोई अमल नहीं लिया। वहीं एक तरफ एक थोड़ा सा विचित्र सा लगता है सरकारों का रुख इस पे देख के, कि वो इसको आज भी इतने सीरियसली नहीं ले रहे। आप आज भी न्यूज़ में अगर देखते होंगे तो बीजेपी बोलती है कि आम आदमी पार्टी की वजह से प्रदूषण है, वहीं आम आदमी पार्टी बोलती है कि ये बीजेपी की वजह से प्रदूषण है। तो एक तरफ उनका भी ब्लेम गेम चल रहा है, बल्कि इस चीज़ को हमें ब्लेम गेम के अलावा इसको मिलके इसको सुलझाना चाहिए, बिकॉज ये बहुत घातक बीमारी साबित हो सकती है। तो आइए इस पे जानते हैं कि ये स्टबल बर्निंग क्यों इस तरीके का एक विकराल रूप बना है। ये क्या, ये साल दर साल इस पे क्यों ये बढ़ता जा रहा है, क्यों इस पे अभी तक अमल नहीं लिया जा रहा है, और ये शुरुआत कैसे हुई। आइए बात करते हैं स्टबल बर्निंग के बारे में। स्टबल बर्निंग एक पुरानी प्रक्रिया है, जिसके अंदर किसान अपनी फसल को काटने के बाद जो नीचे वाला जो हिस्सा रह जाता है, उसको जला देता है, ताकि उसका जो खेत है वो बिल्कुल प्लेन हो जाए और उस पर वो दोबारा फसल उगाई जाए। और जलाने से वो जो प्लेन है, वो प्रक्रिया थोड़ी सी तेज हो जाती है और ये इकोनॉमिकल भी है, इसमें कुछ खर्चा भी नहीं लगता है। आइए अब हम बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई स्टबल बर्निंग की। ठीक है, स्टबल बर्निंग दरअसल 1980-90 की प्रक्रिया है, जिसमें मशीनों का आगमन हिंदुस्तान में होने लगा। 1991 से आपको पता होगा हिंदुस्तान की इकोनॉमी खुलने लगी, तो ये मशीनें जो हैं वो आने लगी, नई प्रकार की मशीनें आने लगी। अब ये मशीनों का काम सिर्फ एक ही है कि वो चीज़ों की स्पीड बढ़ाए, ठीक है, इंसान को कन्वीनियंस दे। अब उस कन्वीनियंस के चक्कर में क्या होने लगा, पहले जहाँ हाथों से फसलें कटती थी और पूरा नीचे से जड़ से वो काटा जाता था, अब वो ऊपर ऊपर से कटने लगी। जितना हिस्सा में फसल उगती है, सिर्फ उतना ही हिस्सा कटने लगा। मशीन उसको काटती थी और जल्दी से फसल भी कट जाती थी, और जो निचला हिस्सा है वो 2-2 फीट रह जाता था। जो पहले जड़ से कटता था, वो जड़ से नहीं कटता है, सिर्फ ऊपर ऊपर से कट जाता है, और वो 2-2 फीट का जो हिस्सा रह जाता है नीचे का, उसको जलाते हैं किसान, उसको जलाते हैं। और फिर जब आप देखेंगे हिंदुस्तान में, पंजाब हरियाणा में कितना बड़ा क्षेत्रफल है जहाँ खेती एक डोमिनेंट एरिया है, ठीक है, इकोनॉमी का, किसान वहाँ पे सबसे ज़्यादा हैं और फसल भी सबसे ज़्यादा होती है। तो जब इतने लोग इतना बड़ा एरिया एक साथ आग जलाएंगे, तो आप सोचिए प्रदूषण पे कितना इम्पैक्ट आएगा। आइए बात करते हैं कैसे स्टबल बर्निंग कोरोना वायरस के साथ मिलके एक बहुत ही घातक रूप ले सकता है। जहां आपको पता होगा स्टबल बर्निंग से एक भारी मात्रा में मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्सिनोजेनिक हाइड्रोकार्बन्स रिलीज होते हैं, जो हमारे लंग्स को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, हमारी सांस लेने की जो गति है उसको धीरे करते हैं और भारी भारी लोग सांस लेते हैं। ठीक है, और वहीं कोरोना वायरस, अगर आपको पता होगा कि ये लोगों की रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन्स है उस पर बहुत इम्पैक्ट डालता है, लंग्स पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है।
तो जहाँ एक तरफ ये सारी जो हार्मफुल गैसेज हैं ये रिलीज होंगी स्टबल बर्निंग से, और एक तरफ कोरोना वायरस जो ऑलरेडी एक शरीर की इम्यूनिटी को कम करता है, हमारी सांस लेने की जो क्षमता है उसको कम करता है, जब सोचिए दोनों चीज़ आपके एटमॉस्फेयर में मिलेंगी तो आप सोचिए कितना बड़ा इम्पैक्ट इस पे आएगा, खासकर बुजुर्ग लोगों पे और बच्चों पे। ठीक है, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा परेशानी वाला सवाल है कि इसको जल्दी से जल्दी इस पे अमल करना चाहिए। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे कि वहाँ एक्टिव केसेस भी कोरोना वायरस के बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि कोरोना वायरस कम हो रहा है, एक्टिव केसेस भी बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो ये बहुत ही बड़ा सवाल है कि इसको किस तरीके से जल्द इमरजेंसी सिचुएशन के हिसाब से इसको टैकल करना चाहिए। वहीं एक तरफ एक और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो ये है कि आपको पता होगा कि अगर आप फसल उसको जला रहे हैं तो आप बहुत सारे सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको आप ख़त्म कर रहे हैं। एक तो ऑर्गेनिक वे में किसी चीज़ को करना और उसको जलाना, ठीक है, केमिकली उस तरीके से, तो उसके बहुत सारे न्यूट्रिएंट खत्म हो रहे हैं। और एक और जो न्यूट्रिएंट जो सॉइल से ख़त्म होता है इसको बोलते हैं हम सिलिका। सो बेसिकली सिलिका क्या करता है, सिलिका हमारे अंदर एक इम्यूनिटी बढ़ाता है जो सॉइल के अंदर पाया जाता है। अब उस जलाने से क्या होता है, वो सॉइल न्यूट्रिएंट जो खत्म हो जाते हैं, और जो जब वो सिलिका न्यूट्रिएंट खत्म हो रहा है तो हमारी इम्यूनिटी जो है वो धीरे धीरे वो भी कम हो रही है। तो ये एक और है जो कोई फायदा नहीं दे रहा है इम्यूनिटी बूस्टर में भी, मतलब स्टबल बर्निंग के हिसाब से देखा जाए तो वो उस तरफ भी हमें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। आइए बात करते हैं स्टबल बर्निंग के सॉल्यूशन के बारे में, जहां एक तरफ इस प्रक्रिया पे रोक भी लगाई जाए, उसके साथ साथ किसानों के लिए भी इनोवेटिव सॉल्यूशन बनाए जाएं ताकि उनका भी खर्चा ना हो और इसके साथ साथ वो भी अपनी फसल को जिस तरीके से उगा रहे हैं और काट रहे हैं उस तरीके से ही वो करते रहे। ठीक है, तो सबसे पहला जो एक बहुत ही नेचुरल वे है और आई थिंक बहुत ही एंशिएंट तरीका भी है, वो आपने सुना होगा वेस्ट डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन जिस तरीके से हमारी खाद बनती है, ठीक है, खाद बनने में काफ़ी सालों का प्रोसेस लगता है, वेरेस इसको आप केमिकली इसको आप वेस्ट को डिकम्पोज कर सकते। अल्टीमेटली ये जो नीचे रेजिडुअल बचता है ये एक तरीका का वेस्ट ही है। ठीक है, इसके ऊपर आप बेसिकली आप स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है, वेस्ट डिकम्पोजिशन, उससे क्या होगा कि एक छोटी बोतल में आता है, ये 20 रुपये, मात्र 20 रुपये के करीब आता है, और ये छोटी सी बोतल करीब 10,000 मेट्रिक टन बायो वेस्ट निकाल सकती है 30 दिनों में। ठीक है, इसका एक छोटा सा जो ड्रॉबैक है वो ये है कि आपको वो वेस्ट जब डिकम्पोज हो जाएगा तो आपको उसको बेसिकली उठाने के बाद या तो उसको उसी सॉइल में मिला दिया जाए या फिर उसको कहीं और इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, तो ये एक पहला सॉल्यूशन है। दूसरे सॉल्यूशन की बात करें तो वो भी एक बहुत ही पुराना सॉल्यूशन है। आपने देखा होगा कि जो नीचे चारा दिया जाता है, पशुओं को जो चारा दिया सकता है, क्या हम इस जो स्टबल है, ये जो नीचे की जो फसल रह जाती है, क्या हम इसको चारे के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं? तो वहाँ एक इसमें साउथ इंडिया का एक जिक्र किया जा सकता है जिसमें स्टबल को वहाँ पे जलाया नहीं जाता है बल्कि इसको एज अ इकोनॉमिक वैल्यू के रूप में, चारे के रूप में यूज़ किया जा सकता है, ताकि इसको बेच भी सकते हो आप, ताकि ये इस्तेमाल हो चारे में। ठीक है, और राइस स्ट्रॉ जो है वो उसको एक कमर्शियल यूज़ में लिया जा रहा है। ठीक है, तो ये एक तरीका है जिससे आप चारे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसको, और उससे आप ये स्टबल बर्निंग पे रोकथाम लगा सकते हैं। ठीक है, एक और है, वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव मेथड है, वो है बेसिकली हैप्पी सीडर। सो हैप्पी सीडर बेसिकली क्या करता है कि इन फसलों को काटता है। ठीक है, काटने के साथ साथ इसमें साथ के साथ वो गेहूं जो होता है, गेहूं उगा देता है सॉइल में, और वो जो उसके ऊपर से ये जो अपने पल्प काटा है ये उसको ऊपर से डाल देता है। तो इससे क्या होता है कि एक तो फसल भी उग जाती है, प्लस एक जो कार्बन जो पॉल्यूशन जो इसमें एलिमिनेट जो होता है जो स्टबल बर्निंग से, उस पर भी रोकथाम ली जा सकती है। ठीक है, और ये एमिशन जो होते हैं जितने भी सॉइल से जो कार्बन ग्रीन हाउस एमिशन जो होते हैं उस पर भी रोकथाम लगाई जा सकती है। जैसा मैंने बताया ये थोड़ा सा कॉस्टली है, इस पर मशीन की भी बहुत मेंटेनेंस कॉस्ट लगती है, तो इसको थोड़ा सा जो अच्छे किसान हैं जो पैसा लगा सकते हैं, आई थिंक वही इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। चौथा है जो हमारे IIT दिल्ली के स्टूडेंट्स ने एक बनाया सॉल्यूशन, वो है क्रिया लैब्स। क्रिया लैब्स क्या करता है, बेसिकली आपका लेफ्ट ओवर चावल का जो निचला रह जाता है पल्प,
उसको बेसिकली मोल्ड करके उसको प्लेटों में, ठीक है, कटोरियों में, ठीक है, इनमें वो कन्वर्ट करते हैं। सो बेसिकली उसको नेचुरल सॉल्वेंट की तरह उसको ट्रीट किया जा सकता है, ठीक है, और ऑर्गेनिक पॉलीमर उसमें से अलग होके सेल्यूलोस में से एक पल्प बनाया जाता है, और फिर वो पल्प को सुखा के उससे आप पत्ते, प्लेट, जार, ये सारी चीजें बना सकते हैं। और ये बहुत ही इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल मॉडल भी है। प्लस इसके साथ साथ जो है इससे आप पैसा भी कमा सकते हैं। और वहीं क्रिया लैब क्लेम करता है कि हमारे पास करीब 4 से 5 टन ऑफ राइस पल्प है, और वो जनरेट कर सकते हैं 800 एकड़ ऑफ लैंड से हर साल, हर हार्वेस्ट सीजन में। तो ये कुछ ऐसे सॉल्यूशंस हैं जिसको मुझे नहीं लगता कि किसान इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। आई थिंक सरकार को ही इनमें से किसी एक सॉल्यूशन को सीरियसली अमल करवाना पड़ेगा, ठीक है, सब्सिडी देनी पड़ेगी किसानों को, ताकि इस प्रक्रिया पे रोकथाम लगाई जाए। उसके साथ साथ एक इकोनॉमिक इनकम जनरेट करने का जरिया भी इससे पैदा हो। बिकॉज अभी भी बहुत सारे आप सॉल्यूशन में देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जिससे ना सिर्फ पैसा कमाया जा सकता है बल्कि इसको सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली भी बनाया जा सकता है। थैंक यू सो मच। आप हमारे चैनल को देखते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लस आप बेल आइकन पे भी प्रेस कर सकते हैं ताकि आप पहले व्यक्ति बने हमारी वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद।